Welcome students. In this video, we will talk about the early kingdom Funan. बेटा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया की. साउथ ईस्ट एशिया is a sub-region of Asia consisting of the regions that are geographically south of China, east of the Indian subcontinent and northwest of Australia. हम साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं. सबसे पहले हमें ये समझना होगा साउथ ईस्ट एशिया जो क्षेत्र है वो कौन सा है. ये एशिया महाद्वीप का एक उपक्षेत्र है जो कि अगर हम भौगोलिकली इसकी स्थिति देखें तो ये चाइना के दक्षिण में है और भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में अवस्थित है और ऑस्ट्रेलिया जो है उसके उत्तर में है. यानी साउथ ईस्ट एशिया का जो पार्ट है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में अवस्थित है. Among the several factors responsible for the rise of principalities and kingdoms in early Southeast Asia, agriculture and maritime trade must be deemed the most important. प्राचीन जो दक्षिण पूर्वी एशिया में अनेक राज्यों और रियासतों का उदय हुआ था. इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे जिनमें कृषि और समुद्री व्यापार अत्यधिक महत्वपूर्ण थे. परंतु व्यापार इस क्षेत्र में करना कोई आसान काम नहीं था. यहाँ जो मानसून था उसमें बहुत ही अनियमितताएँ थीं और यहाँ की जो भूमि थी उसमें भी बहुत ही ज़्यादा भौगोलिक विषमताएँ और विशेषताएँ थीं जो कि यहाँ के मनुष्यों को पूरी तरीके से चुनौती देती थी. परंतु यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी थी और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी यानी कि समुद्र से निकटता जो थी उसने यहाँ पे कृषि और व्यापार की उन्नति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. अब देखते हैं यहाँ पे ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट यानी कि भौगोलिक प्रभाव क्या था. यहाँ जब व्यापारियों के लिए ये जो क्षेत्र था ये कोई आसान क्षेत्र नहीं था व्यापार करना, जैसे मैंने आपको अभी बताया था. तो इस क्षेत्र में जो पथ प्रदर्शन का काम करता था व्यापारियों के लिए वो वास्तव में मानसून ही था और जो यहाँ हवाओं की दशा होती थी यानी किस दिशा में हवाएं चल रही हैं उसी से व्यापारियों का पथ प्रदर्शन हुआ करता था. अर्थात जो नाविक होते थे वो मानसून और हवा की दिशा पर विचार करके ही आगे बढ़ा करते थे. भारत और पश्चिमी देशों से आने वाले जितने भी जहाज होते थे वो दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय आते थे और उन्हें वहाँ तब तक रुकना पड़ता था कि जब तक उत्तर पूर्वी मानसून शुरू ना हो जाए और उनकी जो वापसी की यात्रा थी वो आसान ना हो जाए. तो इस तरीके से इस क्षेत्र में जो व्यापारी थे वो जहाज़ों में यात्रा किया करते थे. इस क्षेत्र की जो जलवायविक और प्राकृतिक विविधताएं थी इसके कारण व्यापारी और नाविक यात्रा के लिए जो यहाँ का हेले प्रायद्वीप था उससे गुजरना पसंद करते थे क्योंकि ये प्रायद्वीप जो था वो यहाँ का जो क्रास थल डमरू मध्य है वहाँ से अनेक मार्ग प्रदान करता था इन लोगों को यहाँ से गुजरने के लिए. अब हम देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया का जो ये भाग है यहाँ पर भारतीय संस्कृति का क्या प्रभाव था या भारतीय साम्राज्य का इसे एक क्षेत्र भी कहा जा सकता है कि भारत के सांस्कृतिक साम्राज्य का ये एक क्षेत्र था. क्योंकि जो मध्य एशिया और सुदूर पूर्व के समान दक्षिण पूर्वी जो एशिया है यहाँ पर भी भारतीयों ने सांस्कृतिक साम्राज्य का महत्वपूर्ण क्षेत्र बसाया था. भारत के पूर्व में बर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया, सियाम, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और फिलीपींस के राज्य हैं. इन सभी में भारत के धर्म प्रचारक गए थे जो कि शैव, बौद्ध धर्म आदि के धर्म प्रचारक थे.
सिर्फ धन प्रचारक ही नहीं, यहाँ भारतीयों ने उपनिवेश भी किए थे। इन देशों के साथ आप देखते हैं भारत का जो व्यापारिक संबंध था वो बहुत ही प्राचीन समय से था। अब हम देखते हैं यहाँ पे अर्ली किंगडम्स। द अर्लीस्ट किंगडम्स नोन टू हैव एग्जिस्टेड इन साउथ ईस्ट एशिया वर ऑफ द Malaya people who profited as intermediaries in the East-West and Sino-Indian trade. Large and more powerful and prosperous kingdoms grew up on the eastern littoral of the Indo-Chinese peninsula, Funan and Champa. हुआ क्या था कि भारत के जो लोग थे वो जिन भी प्रदेशों से वहाँ जाके बस गए थे, तो इन एरियाज़ में उन्होंने अपने नगर और बस्तियाँ बसाई थी, और वो जिन नगरों से जिन बस्तियों से गए थे उन्हीं के नाम पर इन्होंने इन जनपदों के नाम रख दिए थे। यानी अपनी जो मातृभूमि थी वहाँ के प्राचीन नगरों और जनपदों के नाम पर ही इन्होंने यहाँ के नगरों के नाम रख दिए थे। जैसे भारत में अंग जनपद की राजधानी थी चंपा, तो वहाँ से जो लोग जो भारतीय इस यहाँ आए और जिन्होंने यहाँ पे उपनिवेश बसाए, उन्होंने यहाँ पे जिस उपनिवेश को बसाया उसका नाम उन्होंने चंपा रख दिया। अब धीरे धीरे ये जो चंपा था ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता चला गया, और यहाँ के जो राजा थे वो पौराणिक हिंदू धर्म को मानने वाले थे। चंपा के पश्चिम में हम देखते हैं कि एक अन्य भारतीय उपनिवेश था जिसमें वर्तमान समय में कंबोडिया और सियाम के प्रदेश आते हैं। चीनी लोगों ने इसे फुनान के नाम से लिखा है। चीनी साहित्य में हमें ये फुनान के नाम से मिलता है। अब ये जो उपनिवेश यहाँ पे स्थापित किया है ये भारतीय एक ब्राह्मण था कौंडिन्य, इसने यहाँ पे इस उपनिवेश को स्थापित किया है। और आगे चल के हम देखते हैं कि ये इस राज्य ने भी बहुत ज़्यादा उन्नति की। यहाँ का जो राजा था वो भारतीय था और उसने यहाँ पे भारतीय धर्म का प्रचार किया। अब हम देखते हैं फुनान। फुनान वॉज हिंदू किंगडम। The Funanis were probably earlier arrivals of the Mon Khmer people, speaking an Austro-Asiatic language. The Chinese called the kingdom Funan, possibly a word in the long title of its kings. अब हम देखते हैं कि फुनान के बारे में जो हमारा ज्ञान है उसको जानने के हमारे पास क्या क्या सोर्सेस हैं, क्या क्या स्रोत हैं। तो प्राचीन फुनान के बारे में जानने के हमारे पास दो स्रोत हैं। एक तो है एक संस्कृत का अभिलेख जो कि साउथ वियतनाम में नहा त्रांग के पास ही मिला है। पहला ये सोर्स है हमारे पास। दूसरा है कांगताई और चुयिंग के वृतांत। ये दोनों ही चीन के दूत थे और ये दोनों ही फुनान गए थे। तो इनके जो वृतांत हैं वो हमारे पास फुनान के बारे में, जो प्राचीन फुनान था उसकी जानकारी देने का एक बहुत बड़ा साधन है हमारे पास। अब हम देखते हैं फुनान राज्य की स्थापना। फुनान राज्य की स्थापना किस तरीके से हुई है।
The foundation of Funan is ascribed in the 1st century AD to an Indian Brahman Kaundinya. He defeated the local queen Soma, daughter of the king of the Nagas, married her and began a royal line. This legend of the mystical union between the Brahman and the serpent, giving the dynasty a dual legitimacy of an Indian origin, as well as rooting in the popular indigenous mythology in which belief in earth, water, and snakes was important, was adopted by several Southeast Asian kingdoms. ये जो क्षेत्र था, मतलब जो कंबोडिया का जो ये क्षेत्र था, इसमें भारतीयों ने अनेक उपनिवेश स्थापित किए थे। फुनान उनमें से एक था और ईसा की 3वीं सदी के मध्य में कांगताई नामक जो चीनी लेखक था, अभी मैंने बताया था आपको, उसने यहाँ के राज्य के संबंध में विवरण दिया है और उसने लिखा है कि शुरू में यहाँ पे एक स्त्री शासन किया करती थी जिसका नाम था सोमा, और जो कि नाग जाति को बिलोंग करती थी, और उसने इसका नाम लियू या दिया है। और होफू में एक पुरुष रहता था जिसे हुएन चेन कहते थे। वह एक ब्राह्मण था और जो पौराणिक हिंदू देवता होते हैं उन्हें मानता था, और उसकी जो भक्ति थी उससे देवता बहुत प्रसन्न थे। हुएन चेन ने एक स्वप्न देखा जिसमें देवता ने उसे एक दैवीय धनुष देकर आदेश दिया कि वह किसी व्यापारी जहाज पर सवार होकर समुद्र यात्रा के लिए प्रस्थान करे। प्रातःकाल जब मंदिर में पूजा करने के लिए वो गया तो वहाँ उसे एक धनुष मिला। उसे लेकर वो एक व्यापारी जहाज पर सवार हो गया और उसका जहाज जो था वो फुनान के समुद्र तट पर जाके लगा। अब ये यहाँ की जो रानी थी सोमा, जब उसने देखा तो वो अपनी नाव लेकर उसको लूटने के लिए आई, लेकिन ये जो ब्राह्मण आया था हुएनचेन, इसने अपने धनुष से एक बाण छोड़ा और जिससे रानी की जो नौका थी वो पूरी तरह से टूट गई, क्षतिग्रस्त हो गई। उसने हुएनचेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अब ये जो ब्राह्मण था यही फुनान का राजा बन गया। चीनी विवरण के अनुसार ये जो रानी थी सोमा, उसने हुएनचेन से विवाह कर लिया और फुनान पर इन दोनों का एक तरीके से संयुक्त शासन स्थापित हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये एक तरीके से सांस्कृतिक मिलाप था ब्राह्मण और नाग जाति का। अब इससे ये तो स्पष्ट है कि हुएनचेन जो था वो पौराणिक हिंदू धर्म का अनुयायी था और भारत से उसका संबंध था, और जितने भी विद्वान हैं वो सभी मानते हैं कि यही कौंडिन्य था। लेकिन अब तक ये साबित नहीं हो पाया है कि होफू जो चाइनीज़ विवरण में हमें नाम मिल रहा है ये कौन सी जगह थी। क्या इसका संबंध भारत से है या फिर इसका संबंध यहीं के किसी प्रदेश से है जहाँ पे अन्य भारतीयों ने आके अब तक अपनी बस्तियाँ बसा चुके थे। तो शायद कौंडिन्य यहीं से आया हो, लेकिन बहरहाल कौंडिन्य जो था वो एक भारतीय ब्राह्मण था और जिसने यहाँ पे ये बस्ती बसाई है और यहाँ फुनान में आके शासन स्थापित किया है। चीनी विवरणों के अनुसार जो फुनान के लोग थे वो अर्ध जंगली अवस्था में रहा करते थे। वो प्रायः नंगे रहते थे और शरीर पर अनेक प्रकार के चित्र गुदवाया करते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कौंडिन्य ने ही फुनान में सभ्यता का प्रवेश कराया। यहाँ पर बहुत से भारतीय उपनिवेशक गए थे और जो यहाँ के प्राचीन असभ्य नागरिक थे उन्हें इन लोगों ने सभ्य बनाया और यहाँ पे बस्तियाँ बसाई। क्योंकि भारतीय उपनिवेशकों के साथ स्त्रियाँ नहीं गई थी तो उन्होंने फुनान की स्त्रियों से ही विवाह संबंध स्थापित किए
और फुनान में इस तरीके से भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार किया। और यहाँ की जो स्त्रियाँ थीं उन्होंने भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया, जिसके कारण वहाँ की जनता जो थी वो पूरी तरीके से भारतीय रंग में रंग गई। चीनी विवरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हुएन या कौंडिन्य का जो काल था वो ईसवी सन की पहली सदी थी। According to Chinese sources, a second Kondinne, this time from nearby Isthmus of Kra, was welcomed in the 4th century AD by the Funanis, who chose him their king. Funan soon surpassed every other state in the area. Thank you.